शहरी जीवन की शुरुआत। ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इन सब को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं कि यह कोई बड़ा शहर है। क्या आप जानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। यह फरात और दजला नदियों के बीच स्थित है तथा आजकल इराक की गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ ही है नदियों के मध्य। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस यानी मध्य तथा पोटामस यानी नदी, यानी यह स्थान नदियों के बीच था। मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। इसके दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके अलावा उत्तर में 1100 ईसा पूर्व असीरियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तथा इसे असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया का भूगोल। यदि हम मेसोपोटामिया का भूगोल देखें तो इसकी भौगोलिक विविधता सामने आती है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। इसके पूर्व में जहां दजला की सहायक नदियां हैं, वहीं दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में उत्तरी पहाड़ों से निकलने वाली फरात और दजला नाम की नदियां अपने साथ बारिश मिट्टी लाती रही है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो यह उपजाऊ मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है, जिससे वहां खेती होती थी। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों पर पाली जाती थीं, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इन सब कारणों से ही यह स्थान शहरों के लिए भरण पोषण का कारण बन गए थे। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण की कोई एक विशेषता बताएं। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार और तरह तरह की अन्य सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों में आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। लेखन कला। क्या आप इन चिन्हों को समझ सकते हैं? नहीं, यह चिन्ह समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग इन्हीं चिन्हों की सहायता से लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया से जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी। मेसोपोटामिया से मिले अवशेष बताते हैं कि लेखन कला का विकास शहरी जीवन में होने वाले व्यापारिक लेन देन से आरंभ हुआ था। पट्टिकाएं बनाने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से चिन्ह बनाए जाते थे जो बाद में सूख जाती थी। इन पट्टियों पर कीलाकार यानी क्यूनिफॉर्म चिन्ह बनाए जाते थे। इसका भाव खूंटी से बने चित्रों से भी है। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थीं और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थीं। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब
असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। इन पट्टियों का उपयोग हिसाब किताब रखने, शब्दकोश बनाने, भूमि हस्तांतरण, राजाओं के कार्यों का वर्णन आदि करने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। लेखन प्रणाली और साक्षरता। आइए अब कुछ कीलाक्षर यानी कीलाकार चिन्हों के बारे में जानें। यह चिन्ह आज की हिंदी लिपि की तरह स्वर या व्यंजन नहीं होते थे, बल्कि अक्षर होते थे। इसमें बहुत से चिन्ह होते थे, इसलिए इस कार्य के लिए बहुत ही कुशल लिपिक की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। इसका मुख्य कारण संभवतः यह होगा कि जहां प्रतीकों तथा चिन्हों की संख्या बहुत अधिक थी, वहीं यह बहुत पेचीदा भी थे। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार लेखन प्रणाली राजाओं ने व्यापार के लिए शुरू की थी। सुमेरियन महाकाव्य में यह भी लिखा गया है कि उरूक के प्राचीन शासक एनमर्कर का मंत्री जब अपने राजा की बात अरट्टा के शासक को नहीं समझा पाए थे, तो उन्होंने अरट्टा के शासक को लिखी हुई पट्टिका भेजी। पट्टिका देखकर वह हैरान रह गया और उसने अपनी नजरें उस पर गड़ाए रखी। लेखन का प्रयोग सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर तक भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती थी। परिचय। क्या आप जानते हैं कि प्राचीनतम उत्कृष्ट मानव सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? खाड़ी देशों में से एक देश है इराक। इराक देश में ही मेसोपोटामिया नामक स्थान पर प्राचीनतम उत्कृष्ट मानव सभ्यता के अवशेष इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आज की आधुनिक सभ्यता से कुछ कम नहीं थी। प्राप्त अवशेषों के अनुसार शहर का निर्माण पहले से तैयार किए गए नक्शे के अनुसार कराया गया था। वहां नाना प्रकार की खेतियां भी की जाती थीं। उनमें साक्षरता भी थी। विधिवत रूप से सामानों को लाने ले जाने के साधन भी उपलब्ध थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सभ्यता मानव सभ्यता की कड़ी में न केवल एक प्राचीनतम सभ्यता थी, बल्कि एक उत्कृष्ट एवं विकसित सभ्यता भी थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए मेसोपोटामिया और उसकी भौगोलिक स्थिति पर एक नजर डालें। प्राचीन सभ्यता की सामाजिक, भौगोलिक एवं बौद्धिक उपलब्धियां। खाड़ी देशों में इराक देश भौगोलिक विविधता का देश रहा है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे हरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त बारिश भी हो जाती है। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच इस क्षेत्र में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर में ऊंची भूमि है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान भी हैं। इस क्षेत्र में पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन रहा है। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नगरों की स्थापना इस क्षेत्र में इसलिए हुई क्योंकि फरात और दजला नामक नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। परिणाम स्वरूप इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। इन क्षेत्रों में आवश्यक पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर की खेती की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी।
ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर स्थित थे। इन क्षेत्रों से भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। इसलिए यहाँ इंसानों के आबाद होने की पूरी संभावना मौजूद थी। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यापार की संभावनाएं। नगरवासियों के आत्मनिर्भर न होने के कारण उन्हें अन्य नगरों या गांव के अन्य लोगों से आपस में बराबर लेन देन करना होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगर कौशल विकास के लिए एक अच्छा स्थान होते हैं। रुचिकर बात यह है कि नगरों में कौशल के प्रदर्शन का अच्छा मौका भी मिल जाता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जैसी जरूरी चीजें अलग अलग जगहों से आती हैं। इसलिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने ही समृद्ध रहे हों, वहां खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मुहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी प्रणाली नहीं थी। साथ ही साथ औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। इसलिए संभवतः कपड़ा और कृषि अन्य उत्पादों के बदले मेसोपोटामियाई लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होना आवश्यक होता है। अतः दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी। परिवहन के साधन। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल एवं किफायती परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पशुओं की बजाय परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही हो सकता था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। उन दिनों फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में काफी महत्वपूर्ण थी। सभी समाजों के पास अपनी एक ऐसी भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं टैबलेट पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। संभवतः दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं। लिखाई के लिए मेसोपोटामिया के लोग एक प्रक्रिया के अनुसार कच्ची चिकनी मिट्टी से बनी पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। पट्टिकाओं पर लिखने के लिए सरकंडे की तीली की तीखी नोक का इस्तेमाल किया जाता था। फिर इन पट्टिकाओं के धूप में सूख जाने के बाद उन्हें पकाकर मिट्टी के बर्तनों जैसा ही मजबूत कर दिया जाता था। समय बीतने के साथ लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और उस समय की भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने, शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानूनी बदलावों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा था।
मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। साक्षरता एवं उसका उपयोग। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। अधिक चिन्हों के कारण भाषा अपेक्षाकृत ज्यादा पेचीदा थी। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता तो वह चाहता कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। ऐसे पौराणिक काव्य के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे उस समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। परिचय। क्या आपको पता है प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया का शहरीकरण कैसे हुआ? आइए इस पाठ में हम ऐसे बिंदुओं पर विचार करें जिनके कारण प्राचीन सभ्यता का शहरीकरण हुआ। 5000 ईसा पूर्व आते आते लोग अब गांवों से निकलकर एक ही जगह इकट्ठा होने लगे थे। परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य शहरों का भी विकास हुआ। शासन का नया नजरिया उभर कर सामने आया और राजा महाराजा खूबसूरत और आलीशान महल एवं शहर बनवाने में लगे थे। भव्य मंदिरों का निर्माण होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इस पाठ की शुरुआत की ओर चलते हैं। प्राचीन सभ्यता में शहर एवं शहरी जीवन का विकास। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इनमें से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। कुछ बस्तियां मंदिरों के चारों ओर विकसित हुई, कुछ व्यापार केंद्रों के रूप में उभरी और शेष शाही शहर के रूप में विकसित हुई। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह कच्ची ईंटों एवं खुले आंगनों के आकार का बना हुआ था। उस समय उर इन्नाना जैसे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थीं। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यही की जाती थी। आगे चलकर मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद और कभी भी मानव निर्मित समस्याओं के कारण कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष को बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। मानव निर्मित समस्याओं के कारण तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। मुखियाओं की आपसी लड़ाई में विजयी मुखिया अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बना लेते और तत्पश्चात उन्हें अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गईं।
इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। एक समय तक मुखिया ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित करने लगे थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उससे हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। मिली जानकारियों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।